नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं हूं मोनिका से। तो आज है शनिवार और हर शनिवार हम लेकर आते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। और आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। तो अस्थमा के लक्षण जानेंगे, कारण जानेंगे और निश्चित तौर पर इसके समाधान पर भी हम चर्चा करेंगे। इस बीच अगर आपके भी कुछ सवाल है, कुछ आप जानना चाहते हैं, कोई क्यूरोसिटी आपकी है, तो फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल भी मौजूद है जो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। जो सवाल आप पूछेंगे उनके जवाब देगा। तो फोन उठाइए और जो भी सवाल आप जानना चाहते हैं पूछ सकते हैं इस मंच के जरिए। डॉक्टर्स का भी मैं स्वागत करूंगी, लेकिन पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। देखिए, अस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन है। यह आपके वायु मार्ग में सूजन और संकुचन पैदा करती है। इससे वायु मार्ग में ज्यादा म्यूकस पैदा होता है, जिससे व्यक्ति को खांसी, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षणों का सामना करना पड़ता है। ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत में 3 करोड़ 50 लाख लोगों को अस्थमा है। अस्थमा का इलाज कराने के बजाय इसके लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे सीने में जकड़न, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट। इसके अलावा इसके लक्षण सर्दी जैसे वायरल संक्रमण से शुरू होते हैं या बदतर हो जाते हैं। अस्थमा के लक्षण व्यायाम, एलर्जी, ठंडी हवा या हंसने या रोने से बहुत तेज सांस लेने से पैदा होते हैं। ये रात में या सुबह में बदतर होते हैं। अस्थमा का अटैक तब पड़ता है जब वायु मार्ग सूजने के साथ सिकुड़ जाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल होता है। अस्थमा के दौरे के दौरान लक्षण बहुत खराब हो जाते हैं। गंभीर अस्थमा से पीड़ित लोगों को अक्सर अस्थमा के दौरे पड़ते हैं। इसके ट्रिगर पॉइंट्स की बात करें तो आउटडोर एलर्जेंस जैसे धूल के कण, फफूंद और पालतू जानवरों की रूसी या फर शामिल है। इसके अलावा खराब हवा की गुणवत्ता भी इसके लिए जिम्मेदार है। आमतौर पर शरीर की इम्यूनिटी संक्रमण से लड़ने में मदद करती है, लेकिन कुछ लोगों में प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण सूजन पैदा होती है। ऐसा होने पर वायु मार्ग सूज जाते हैं और ज्यादा बलगम बनता है। वायु मार्ग के आसपास की मांसपेशियां कठोर हो सकती हैं। इसे सांस लेने और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अस्थमा का सटीक कारण पता न होने की सूरत में अस्थमा को रोकना मुश्किल है। अस्थमा अक्सर तब होता है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित हो रही हो। एक रिसर्च के मुताबिक आप अस्थमा को बढ़ने से रोकने के लिए घर को नमी और फफूंदी से मुक्त रखने के साथ साथ वायु प्रदूषण से बचने जैसे कदम उठा सकते हैं। बहुत से लोग अस्थमा के साथ भी अच्छा जीवन जीते हैं। आपके डॉक्टर आपके अस्थमा को मैनेज करने के लिए बेहतर तरीका ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं। अपने लक्षणों को नियंत्रित करने के तरीके के बारे में अपने डॉक्टर से खुलकर आप बातचीत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए मेहमानों से तारुफ आपका करा देते हैं और स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आशीष जायसवाल का, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत सक्सेना भी जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर डायरेक्टर है, हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी है क्रिटिकल केयर फोर्टिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर अमिताभ बांका भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर श्वेता पुरोहित भी जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर लेते हैं और सबसे पहले रुख कर लेते हैं डॉक्टर आशीष जायसवाल का। डॉक्टर आशीष, सर्दियां जो है नज़दीक हैं और हम देख रहे हैं जिस तरह से पोल्यूशन जोर पकड़ रहा है, तो जाहिर तौर पर अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगी। डेफिनेटली जो ये यूजुअली जो अस्थमा एक्सेसरबेशंस आते हैं, जब भी वायरल नए वायरस रहते हैं या पॉलन या कोई एलर्जन नए आते हैं, तब इनका एक्सेसरबेशन, तब इसका अटैक पड़ता है। कोई अस्थमा को एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बार बार रिकरेंसेस होते हैं जब भी ऐसे कोई इफेक्ट्स आते हैं। और सबसे बड़ा इफेक्ट इसमें पॉल्यूशन का है। जब भी ऐसा वेदर चेंज होता है, चेंज ऑफ वेदर में जो स्मोक की लेयर है जो कि हमारे आसपास रह जाती है, जो कि जाती नहीं है, जिसके कारण अस्थमा का और ज़्यादा अटैक्स प्रेसिपिटेट करते हैं। इनफैक्ट अभी अगर देखा जाए तो 5 से 6 दिनों में जो चेस्ट की ओपीडी है अस्थमा पेशेंट की, वो बहुत बढ़ गई है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस समय कि जो आपके डॉक्टर के बताए गए जो सुझाव है या जो इनहेलर्स है, जो मेडिकेशंस है, आप उसको जरूर से लें और पोल्यूशन से बचें, क्योंकि पोल्यूशन से बचाव भी अस्थमा के बचाव में एक जगह काउंट करता है। जी, डॉक्टर प्रशांत का कर लेते हैं। डॉक्टर प्रशांत, अस्थमा को अगर हम डिफाइन करें तो किस तरह से आप करेंगे कॉमन लोगों के लिए, जो ये समझ पाए कि आखिर में उन्हें जो दिक्कत है वो अस्थमा है भी या नहीं? देखिए, अस्थमा एक किसी भी फिगर से, मतलब जो लंग्स के अंदर सांस की नली होती है, वो किसी भी कारण की वजह से अगर छूट जाए
मेन प्रॉब्लम है तो ट्रिगर जो होता है वो या तो पोल्यूशन हो सकता है, स्मोक हो सकता है, डस्ट हो सकता है, कई लोगों को पॉलन गैस से होता है, किसी को गैसेस से होता है, इस तरह के हमारे पास ट्रिगर्स होते हैं। जब ये ट्रिगर हमारे लंग्स में जब सांस लेते जाता है तो सांस की नली को जो है वो सिकुड़ देता है। इसकी वजह से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, या फिर हमें खांसी आएगी, आपकी को जकड़न होगी, और ये बार-बार अटैक होगा। जब भी ट्रिगर होगा आपका ये अटैक होगा और ग्रेजुअली ये बीमारी बढ़ती जाती है अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं करते या फिर अपने ट्रिगर को दूर नहीं करते। जी डॉक्टर अमिताभ, कोई पर्टिकुलर एज है जिसमें ज्यादा खतरा होता है? हम देखते हैं कि ज्यादा अस्थमा के पेशेंट्स जो है वो इमर्ज होते हैं। अस्थमा है यूजुअली यंग लोगों में ज़्यादा होता है। ये एक यंग लोगों की बीमारी है। यूजुअली बचपन से ही लोगों को इसमें दिक्कत शुरू हो जाती है। ये बार बार अटैक आना, बार बार सर्दी जुकाम होना, खांसी होना, और ये एक वेरिएबल डिजीज होता है तो हमेशा हर वक्त नहीं रहता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चों में जब ये प्रॉब्लम रहती है तो अपने समय के हिसाब से ठीक भी हो जाता है। उसको रेमिशन स्टेज बोलते हैं, यानी कि वो ठीक हो गया बट वो आगे जाके भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो जब हम लोग सांस की बीमारियों की बात करते हैं तो अस्थमा और सीओपीडी दो बीमारी हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग उस पर यही डिफरेंशिएशन करते हैं कि अस्थमा जो है यंग पेशेंट्स में होता है और सीओपीडी जो है वो ओल्डर पेशेंट्स में होता है। तो ऑब्वियसली यंग्स में ये मतलब अगर अस्थमा अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो यूजुअली यंग पेशेंट्स में ही करते हैं। जी हमारे साथ इस बीच एक कॉलर जुड़ गई है, कल्पना। कल्पना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल है, मेरा बेटा 22 साल का है, उसको सुबह काफी नाक रहती है, उसकी परेशान होता है। जी डॉक्टर आशीष साहब, देखिए दो बातें हैं इसके अंदर। पहला तो एक होता है जिसमें नाक बहती है, नाक के सिम्टम्स होते हैं, इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। एक ही प्रॉब्लम है एलर्जी, जिसके कारण एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है या अस्थमा हो सकता है। एलर्जी एक मेन प्यूटेटिव फैक्टर है जिसके कारण तीनों बीमारी हो सकती है। ऐसा देखिए प्राय पाया गया है कि 70 to 80% लोग जिनको एलर्जिक राइनाइटिस होती है उनको आगे चल के अस्थमा होता है। अगर आपके बेटे को सुबह मॉर्निंग में नेजल सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली एक ENT को दिखाएं। वो कुछ हम लोग नेजल स्प्रे देते हैं, उससे उनको आराम मिलेगा। और ऐसे में एक PFT का टेस्ट होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, हम लोग वो करते हैं। उसमें हमें अगर कोई हिडन कंपोनेंट अगर अस्थमा का हो वो पता चल जाता है। तो आप अपने फिजिशियन को दिखाएं, वो PFT करेगा। अगर अस्थमा होगा वो इसमें पता चल जाएगा। और जो आपको जो सुबह नेजल कंप्लेंट्स है उसके लिए जो एक एडिक्वेट मेडिकेशन है वो आपको ENT वाले डॉक्टर हेल्प करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कल्पना जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर स्मिता, हेरिडेटरी भी क्या एक बड़ा कॉज है? यानी कि अगर पेरेंट्स को अस्थमा रहा है तो बच्चों को भी होगा? जी मैम, ऐसा देखा गया कि अस्थमा एक मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है जिसका इसका एक कंपोनेंट जेनेटिक भी होता है, हेरिडेटरी भी होता है प्रेजेंट, और उसके अलावा जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन भी इसकी वजह से होता है, और जो दूसरे से वो भी रहते हैं। तो मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है ये, डेफिनेटली हेरिडेटरी है। अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को या फैमिली में सिबलिंग्स को किसी को भी ऐसी बीमारी है तो काफी चांसेस है कि आपको भी वो बीमारी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, पर काफी चांसेस है कि आप यू आर मोर ससेप्टेबल, चांसेस ज्यादा है कि आपको होगा। जी डॉक्टर प्रशांत, जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया कि यंग एज में ज्यादा ये देखा जाता है। सो अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो कैसे पेरेंट्स ये आइडेंटिफाई करें कि अब उनके बच्चों को ये अस्थमा है? क्योंकि कई दफ़ा अगर हम देखें तो ये जो कुछ सिम्टम्स अस्थमा के दौरान देखे जाते हैं जो कॉमन है, ये तो नॉर्मल सर्दी जुकाम में भी हम देखते हैं कि खांसी हो रही है, दिक्कत हो रही है कफिंग करने में। तो किस तरह से इसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब वो खेलते हैं या फिर उनके PT क्लास होती है, स्कूल में हो रहा होता है, तब वो तो उनकी सांस फूलती है या कभी कभी खांसी आती है, जनरली एग्जॉशन होती है। और आप देखें कि आपका बच्चा एकदम से भीग रहा है या वो कभी है, खांस रहा है, नाक बंद है, इसमें रिलीफ नहीं मिल रहा है मेडिसिन, तो ये अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों में जो देखा गया है या तो एक्सरसाइज है, या फिर डस्ट या
एक्सपोजर से होता है। तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि में मुश्किल कर रहा है। डॉक्टर प्रशांत, आपकी आवाज ना बहुत क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, मुझे लगता है एक बार इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अमिताभ बाका का मैं रुख कर लेती हूँ और सेम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। जो मेनली हम लोग को ये देखता है कि एक तो बार बार दिक्कत होना, जब भी मौसम बदले या कोई ट्रिगर ऐसा हो जो हम आइडेंटिफाई कर सके जिससे बार बार उसको अटैक हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सांसा आवाज आना, वीजिंग जिसको हम लोग कहते हैं कि सीटी जैसी सांस के दौरान आवाज आना। अक्सर क्या होता है ये अटैक्स को डॉक्टर निमोनिया करके बोल देते हैं, बट अक्सर हम लोग ने पाया है कि जो बचपन में निमोनिया का अटैक बार बार आ रहा है वो एक्चुअल में अस्थमा होता है, जो हम लोग के पास बाद में आते हैं तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये खांसी होना, सांस का दिक्कत होना, वीजिंग होना, सांसाएं आवाज आना, नाक बहना, बंद होना, अगर ये चीजें बार बार हो रही हैं और अपने आप कई बार ठीक भी हो जाते हैं तो ये एक अस्थमा का लक्षण हो सकता है। जी डॉक्टर श्वेताब, यानी कि हम ये माने कि अगर बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम बचपन में रह रहा है बच्चों को तो बाद में वो डेवलप हो सकता है, वो अस्थमा जैसी कंडीशन भी हो सकती है। डॉक्टर प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए, शायद म्यूट हो गया है। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं मैम? जी मैं सुन पा रही हूँ। जी मैम, एक्चुअली अस्थमा एक एपिसोडिक बीमारी है। तो जब भी आपको बच्चों में ये देखा जाता है कि बार बार सर्दी जुकाम लग रहा है, उनको सांस में दिक्कत हो रही है, छाती में से सीटी जैसी आवाज आ रही है, छाती में जकड़न हो रहा है और बार बार सर्दी जुकाम लग जाता है। और ऐसा जनरली जब मौसम बदलता है या जिसके एनवायरनमेंट में हो जाते हैं या पॉल्यूशन के समय में जब एक्सपोजर होता है, अगर उस समय उनको सिम्टम्स हो रहे हैं और उनको साइंस जो वीजिंग है वो काफी टिपिकल होता है अस्थमा का। अगर किसी को सीटी जैसी आवाज आ रही है, ऐसी कंडीशन में आपको जनरली अपने फिजिशियन को दिखाना चाहिए। वो आपका एक चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, आप उसमें एक खून का टेस्ट भी करवा सकते हैं जिसमें आपको इओसिनोफिलिया दिख सकता है। आप उसमें उसी कंडीशन में फिर आपको पीएफटी भी करवाना है, जो एक सांस की जांच होती है जिसके माध्यम से अस्थमा डायग्नोज किया जा सकता है। जी तो जो वेरिएबिलिटी ऑफ सिम्टम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अस्थमा के लिए। नॉर्मल सर्दी जुकाम किसी को भी हो सकता है जी, लेकिन अगर सिम्टम्स में वेरिएबिलिटी हो रही है, बार बार हो रहा है, छाती में जकड़न हो रही है, खांसी में सांस में वीजिंग हो रहा है, तो वो ज्यादा अस्थमा की फेवर में जाता है। और एलर्जिक राइनाइटिस और ब्रोंकियल अस्थमा एक स्पेक्ट्रम है एक ही डिसीज का। जी जब आपका सांस की दिक्कत फेफड़ों में होती है तो अस्थमा है वो, अगर वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है तो एलर्जिक राइनाइटिस है। जी डेफिनेटली अगर सर्दी जुकाम ज्यादा हो रहा है जी, तो वो अस्थमा में प्रोग्रेस कर सकता है। ठीक है सर। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है, कल्पना जुड़ी है हमारे साथ, माफ कीजिएगा रेखा जी जुड़ी है। स्वागत है आपका मैम, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मैं हाँ जी हाँ जी मैं डॉक्टर प्रशांत जी से बात करना चाहूंगी जी। कि मैं 19 में फर्स्ट टाइम आपके पास गई थी तो आपने मुझे प्री एस्थमेटिक बोला था और जो है मुझको तब 2 इंजेक्शन लगाए थे, एक वायरल का एक निमोनिया का। तो जो है अब मैं अभी भी लगवा रही हूँ, कल भी लगवा के आई हूँ, पर मुझे वायरल तो हो गया 2 बार। जी मेरे 69 की एज है जी। डॉक्टर प्रशांत सुन पा रहे हैं आप इन्हें? वैसे मैं जल्दी बीमार हो जाती हूँ, जल्दी असर हो जाता है कोल्ड का मुझको। हाँ। देखिए, जो आपको टीका लगवाया गया है वो वैक्सीन होता है और जो भी पेशेंट जिनको क्रॉनिक लंग डिजीज होती है या पुरानी लंग्स की बीमारी होती है, जैसे कि सीओपीडी हुआ, एस्थमा हुआ या स्मोकर्स हुए, उन लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन देते हैं। वैक्सीनेशन जनरली फ्लू का और निमोनिया का वैक्सीनेशन होता है, इसको न्यूमोकोकल वैक्सीन बोला जाता है। अगर आपको वैक्सीन दी जा रही है, इसका मतलब ये है कि आपको गंभीर बीमारी मतलब उससे आपको बचाव होता है। बीमारी आपको होगी लेकिन सीवियर सिम्टम्स ऑफ डिजीज विल बी प्रिवेंटेड।
वैक्सीन का ये मेन उद्देश्य होता है। तो आपका जैसे हमने वैक्सीनेशन कराया है तो आपको गंभीर या सीरियस फ्लू या निमोनिया नहीं होगा, लेकिन इन्फेक्शन तब भी हो सकता है। तो पहली चीज तो अगर आपको बार बार ये इन्फेक्शन हो रहा है तो आप एक बार अपना चेकअप जरूर करवाएं। हो सकता है कोई और कारण हो जिसकी वजह से बार बार आपके गले में या चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहे हैं। बट ये याद रखिए कि वैक्सीन जो है सीवियर बीमारी प्रिवेंट करती है, वैक्सीन डिजीज होने को प्रिवेंट नहीं करती। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कल्पना जी, माफ कीजिएगा रेखा जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर आशीष का रुख कर लेते। डॉक्टर आशीष, जैसे कि अभी हम बात करें अस्थमा के बारे में, तो इसमें भी कुछ स्टेजेस होती हैं कि कुछ सीवियर स्टेज का जो है अस्थमा है और कई दफ़ा बहुत ही लाइट है, क्या कुछ इस तरह का भी होता है? हाँ जी, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा अस्थमा का जो क्लासिफिकेशन है, एक क्लासिफिकेशन जिसमें गोल्ड गाइडलाइंस बोलते हैं, उसके हिसाब से हम लोग इसका जीना गाइडलाइंस बोलते हैं, उसके हिसाब से हम लोग इसको करते हैं। इसका नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। इसके अंदर जो सिवियरिटी होती है, जो पीएफटी के बेसिस पे हम लोग पेशेंट को क्लासीफाई करते हैं, स्ट्रेटिफाई करते हैं कि किसका जितना फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होगा या पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट होगा। बहुत छोटा सा टेस्ट है, ओपीडी बेस्ड टेस्ट है, और ये पहला टेस्ट है जो ये बताता है कि अस्थमा है कि नहीं है, अगर है तो कितनी उसकी ब्रोंको डायलेटर रिवर्सिबिलिटी है, और अगर है तो कितना सिवियरिटी है। ये एक छोटा सा टेस्ट है जो ये बताता है कि अस्थमा एक बहुत ही अच्छी बीमारी इन द सेंस है क्योंकि इसके अंदर हम लोग स्टेप डाउन और स्टेप अप थेरेपी की बात करते हैं। जैसे अगर कोई बंदा को हमने कोई इनहेलर दिया हुआ है किसी पेशेंट को, अगर उसका इनहेलर बेटर होने लग जाता है, क्योंकि हमने देखा ये एपिजोडिक बीमारी है, वेरिएबल बीमारी है, तो हम उसका इनहेलर अपने आप कम कर सकते हैं और पेशेंट खुद भी कम कर सकता है अगर उसके पास एक पीक फ्लो मास्टर होता है। एक छोटी डिवाइस होती है जो हम पेशेंट्स को देते हैं, वो उसमें अपना सुबह और शाम का PEFR चेक करके देख सकता है। अगर वो इम्प्रूव होता रहता है तो हम लोग अपने ड्रग्स को, इनहेलर्स को कम कर सकते हैं। और अगर कभी जब एक्सेसरबेशन होते हैं जो कि वायरल या बैक्टीरिया, जो वायरल या कभी पॉलन या कभी चेंज ऑफ वेदर के कारण होते हैं, हम उसको बढ़ा सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है अस्थमा में कि जो हम कंफ्यूज होते हैं फिजिशियंस की अपर रेस्पिरेटरी की अस्थमा है, 5 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट को चाइल्डहुड हिस्ट्री है क्या, पास हिस्ट्री है क्या एक्सेसरबेशन की। अगर आपके पेशेंट को बार बार अस्थमेटिक अटैक्स ये सब हो रहे हैं, इसका मतलब भी अस्थमा हो सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैमिली हिस्ट्री कैसी है, क्या आपके माता पिता में या ग्रैंड पेरेंट्स में अगर कोई हिस्ट्री है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है पीएफटी, और पीएफटी में भी वेरिएबिलिटी, मतलब अगर आपने किसी को पीएफटी किया, उसके बाद उसको इनहेलर दिया, उसके बाद पीएफटी किया, अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो तीसरा अस्थमा हो सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डायरनल वेरिएबिलिटी। अस्थमा के पेशेंट में देखा गया है कि शाम के समय, रात के समय या अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा सांस फूलती है, तो जो ये डायरनल वेरिएबिलिटी होती है अगर ये भी बढ़ी हुई है तो ये भी फेवर करता है कि अस्थमा है। एंड पांचवा पॉइंट, अगर आपके इसिनोफिल्स या सीरम आईजी बढ़े हुए हैं, ये भी डिपिक्ट करते हैं कि आपको अस्थमा होगा। ये नॉर्मल वायरल नहीं है, और अगर ऐसा है तो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, वैक्सीन जरूर से लगाएं। वैक्सीन बहुत हेल्प करती है अस्थमा के प्रिवेंशन में। इनफैक्ट अभी भी जो इतने पॉल्यूशंस हो रहे हैं, मैं सारे पेशेंट जो भी कार्डिक या जो भी और भी पेशेंट्स हैं उनको भी हम लोग बोलते हैं कि वैक्सीन जरूर से लगाएं। वैक्सीन से काफी कुछ प्रिवेंशन होता है और आपकी सिवियरिटी। आशीष, मैं रोकना चाहूंगी, कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, पहले उनका रुख कर लेते हैं। अब बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी बीवा जी, सवाल पूछिए अपना। सांस जब घर आती है सर, तो कभी कभी जबान मेरी बाहर आ जाती है, तो इसको हम क्या समझें? सांस फूलती है, कई दफा जबान बाहर आ जाती है। देखिए, दोनों ही सिम्टम्स अलग हैं। सांस फूलना अस्थमा हो सकता है, COPD भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री कैसी है या आपका पीएफटी टेस्ट में क्या आ रहा है। जबान बाहर निकलना एक अलग सा सिम्टम है, इसके बड़े आपकी मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं, जबान बाहर आने का मतलब? जी बाहर आ जाती है सर। देखिए, जीभ बाहर आ जाती है, कई कारण हो सकते हैं कि आपकी जीभ की साइज बड़ी उसके कारण बाहर आ जाती है, या कभी कभी स्नोरिंग में भी, कुछ लोग स्नोरिंग में जो स्नोरर होते हैं रात में, उनके अंदर भी जीभ बाहर की तरफ आ जाती है। अगर आप स्नोरिंग रही है तो आप अपने फिजिशियन को दिखाएं कि क्या कोई लोकल कॉज तो नहीं है जिसके कारण जीभ बाहर आ जाती है, क्योंकि अस्थमा में जीभ बाहर आने का रिलेशन बड़ा कम है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कुछ और जानना चाहती हैं आप?
चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आशीष, आपकी बात मैंने बीच में काट दी थी। हाँ, अगर ये 5 पॉइंट्स है तो जिसके लिए हम बता सकते हैं कि अस्थमा है कि ये निमोनिया है। अगर अस्थमा है तो आप अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट या फिजिशियंस को दिखाएं, और क्योंकि हर बार जितनी बार इन्फेक्शन का हमें एपिसोड होता है उतना ही हमारा लंग फंक्शन डिटेरियोरेट होता है। अस्थमा में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन। जितना जल्दी प्रिवेंट करेंगे, जितना आप अपना इनहेलर्स लेंगे, वैक्सीन्स लेंगे, उतनी ही अच्छा आपके रहेगा और आपकी डिजीज कंट्रोल रहेगी। हम डॉक्टर्स चेस्ट स्पेशलिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो अस्थमा के पेशेंट है वो वही सारे काम करे जो एक उसी नॉर्मल एज का बंदा या बच्चा कर सकता है। अगर वो फुटबॉल खेलना चाहता है तो फुटबॉल खेले, उसकी ब्रेथलेसनेस उसको उस चीज़ से रोके नहीं। अगर उसको वो काम करने में रुकावट आती है, इसका मतलब है कि कहीं डायग्नोसिस में या थेरेपी में, मैनेजमेंट में कहीं कमी है। जी डॉक्टर अमिताभ, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कोल्ड और कफ जब किसी को घर में होता है तो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं उसके संपर्क में जाना, कि कहीं वो सेम सिम्टम्स हमारे अंदर ना आ जाएं। सो एस्थमा के केस में भी क्या ऐसा होता है? देखिए, जो आप कह रहे हो कि कोल्ड कफ जो यूजली होता है वो वायरल इन्फेक्शन से होता है, वो जरूर एक दूसरे को फैल सकता है। बट अगर एस्थमा की बात करो तो एस्थमा ऐसे ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे हमने बात की, जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकता है, पर वो एक दूसरे से, मतलब मुझसे आपको या आपसे किसी को नहीं फैलेगा। तो एस्थमा ट्रांसफरेबल डिजीज नहीं होता, इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होता, इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होता, पर जेनेटिकली ये ट्रांसफर हो सकता है। ओके, इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी डॉक्टर श्वेताब आपसे कि क्या एस्थमा का परमानेंट इलाज है या फिर सिर्फ आप इसको मैनेज कर सकते हैं? डॉक्टर श्वेताब आप जी जी बोलिए। मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सुन पा रही। जी मैम, अस्थमा का एज सच कोई क्योर नहीं है। जिस तरह से ज्यादातर बीमारियों को हम सिर्फ कंट्रोल कर पाते हैं। मान लीजिए जैसे डायबिटीज है, आप डायबिटीज के लिए अगर इंसुलिन ले रही हैं या शुगर की टेबलेट ले रही हैं तो उससे शुगर कंट्रोल होता है, डायबिटीज ठीक नहीं होता है। अस्थमा एक एपिसोडिक नेचर की बीमारी है, पर जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वो परसिस्टेंटली रहता है। ऐसा अगर आपको कोई कह रहा है कि वो उस बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा तो वो गलत है। ये हो सकता है कि सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको परमानेंट और रेगुलर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल क्योर हो जाए। अस्थमा इज अ ट्रीटेबल कंडीशन, नॉट अ क्योरेबल कंडीशन। लेकिन अगर आप इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली ले रहे हैं, जो इनहेलर्स हैं आप रेगुलरली ले रहे हैं, परमानेंट जैसे अपना डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट के अंदर है, उनकी सलाह से आपने प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन भी करवा रखा है जी, और इफ यू आर कॉम्प्लाइंट टू ट्रीटमेंट जी आप बिल्कुल नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह जी सकते हैं जी लेकिन अस्थमा पूरा ठीक नहीं होता। जी हमारे जी। साथ एक कॉलर जुड़े वेस्ट बंगाल से, राम अवतार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए सर अपना। राम अवतार जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। जी सर मेरे 15-17 सालों से अस्थमा की प्रॉब्लम है और मैं कंटिन्यू शेरोफ्लो 250 रोटाकेप लेता हूँ और मेरे को लगभग 15-18-20 घंटे बाद एक बार लेना पड़ता है जी शेरोफ्लो। जी डॉक्टर आशीष, देखिए, अगर आप सेरोफ्लो इतने लिमिटेशन में इतने 15-20 दिन के बाद एक बार लेते तो इससे आपकी डिजीज कंट्रोल नो सर, 15-20 घंटे बाद। अच्छा, हाँ, तो देखिए क्या होता है कि आप जो हम इनहेलर किसी भी पेशेंट को देते हैं वो डिपेंड करता है कि उसकी सिवियरिटी क्या है। अगर आपको अस्थमा है, क्योंकि आपको इतने सालों से अस्थमा है, तो जितने सालों से जब भी अस्थमा होता है तो उसमें एक सीओपीडी का भी कंपोनेंट, एक परमानेंट रिस्ट्रिक्शन का भी कंपोनेंट ऐड हो जाता है। ऐसे में देखा गया है कि कभी कभी हमें अपने इनहेलर स्टेप अप बढ़ाने पड़ते हैं या कोई और दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ता है। तो अगर आप एक ही इनहेलर लंबे समय से लेते जा रहे हैं बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस से, वो भी एक गलत बात है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जो इनहेलर ले रहे हैं उससे आज मैंने इनहेलर लिया, उससे मेरा थोड़ा इन्फ्लेमेशन कम हुआ, थोड़ा ब्रोंकोडायलेटेशन कम हुआ, मुझे आराम मिलने लग जाएगा तो मैं उसको वहीं पे बंद कर देता हूँ। ये एकदम गलत है। हमको अपनी पूरी थेरेपी लेनी है सो दैट कि हमारी बॉडी में जो पूरा का पूरा एयरवे का जो इन्फ्लेमेशन है वो खत्म हो जाए और लंग पूरे ब्रोंकोडायलेटेड हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक अपनी स्टेबल और एक कंप्लीट थेरेपी लें। अगर आपको 15 घंटे मतलब दिन में 2 बार लेना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आप एक बार पीएफटी जरूर से करें और देखें आपका पीएफटी कितना है और आपकी वेरिएबिलिटी कितनी है, तो इसमें कोई नया इनहेलर चालू किया जा सकता है।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, सवाल जवाब भी रहेंगे। इस बीच अगर आपको जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, आप फोन कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा करें अस्थमा के बारे में, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। इस बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहदेव जी हमारे साथ फरीदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, सवाल पूछिए अपना। सहदेव जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी जी, सवाल पूछिए सर। हाँ मैडम, ऐसा है कि दिसंबर 2022 में मुझे बहुत खांसी थी और वेट कम हो, तो माइकोबैक्टीरियम टीबी डायग्नोज हुई थी। तो उसके बाद 7 महीने इलाज किया, ट्रीटमेंट चला तो ठीक हो गया। इस साल फिर फरवरी के एंड में दोबारा मुझे वेट भी कम हो गया 4 किलो और खांसी बहुत ही, दोबारा फिर ट्रीटमेंट लाया तो COPD उन्होंने कहा पोल्यूशन की वजह से हुआ जी। तो उसमें फिर दोबारा आया कि माइकोबैक्टीरियम टीबी, ट्रेस वर्ड आया ब्रैकेट में। तो अभी वैसे मैं नॉर्मल, तो उसके लिए क्या मतलब? जी, डॉक्टर प्रशांत। जहाँ मुझे ये समझ में आ रहा है कि दोबारा जो टेस्ट हुआ उसमें कुछ टेस्ट पॉजिटिव बता रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसा है कि आपको एक बार टीबी हो चुकी है 2 साल पहले 2022 में, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है और अभी आपने अगर दोबारा टेस्ट कराया है उसमें केस में आ रहा है, तो ये हमें क्लिनिकली इवेल्युएट करना पड़ेगा। आपको इस तरह से देखना पड़ेगा, आपका हो सकता है हमें स्कैन भी करना पड़े ये देखने को कि ये एक्टिव डिजीज है या पुरानी बीमारी है, क्योंकि यूजुअली 2 साल तक ये बैक्टीरिया का जो DNA ये आइसोलेट नहीं होता। तो हमें देखना पड़ेगा कि आपके अंदर एक्टिव बीमारी के लक्षण हैं या नहीं है। के लिए आपको दोबारा से पेशेंट से कंसल्ट करके अपने को दोबारा इवेल्युएट करना पड़ेगा ट्यूबरकुलोसिस रिकरेंस हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, वैसे मैं अभी नॉर्मल हूँ मतलब? ये आवाज नहीं आई जी, ये बता रहे हैं कि फिलहाल तो ये नॉर्मल है, इनकी स्थिति सामान्य है। हाँ, अगर आपको कोई सिम्टम चाहिए, आपका ठीक ठाक चल रहा है, तो ये जो जीन एक्सपर्ट का जो टेस्ट है, ट्रेस जो आता है, इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। वी डोंट ट्रीट एनी पेशेंट ऑन द बेसिस रिपोर्ट, सिम्टम के बेसिस पे प्लस रिपोर्ट को कोलैबोरेट करके ही ट्रीटमेंट होता है टीबी का। तो अभी आपको अगर कोई सिम्टम चाहिए तो आप कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए। हाँ, COPD का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि टीबी के बाद भी COPD हो जाती है और ये काफी समय तक रहती है। COPD डिफरेंट बीमारी है, अस्थमा अलग बीमारी है, दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, कोर्स डिफरेंट है और इनके जो प्रोग्नोसिस है, मतलब कि आउटकम भी दोनों का बहुत डिफरेंट होता है। COPD जनरली प्रोग्रेसिव बीमारी होती है, इलाज नहीं करेंगे तो ये बढ़ती जाती है और आगे चलकर बहुत दिक्कत करती है। चलिए, उम्मीद करते हैं सहदेव जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर अमिताभ का रुख कर लेते। डॉक्टर अमिताभ, क्या अस्थमा की वजह से दूसरी भी कोई हेल्थ कंडीशंस खराब हो सकती हैं, कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं? देखिए, मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि शरीर में सारे अंग जुड़े हुए होते हैं। कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई मैं लंग का डॉक्टर, मैंने लंग अलग कर दिया, मैंने लंग को सारी तरह से सेहतमंद कर दिया, अब मेरा कोई वास्ता नहीं बाकी चीजों से। इन जनरल अस्थमा कोई और बीमारी को नहीं बढ़ाता है। ये है कि हाँ, राइनाइटिस है, साइनसाइटिस है, अस्थमा से सांस की बीमारी बढ़ेगी। सांस की बीमारी बढ़ेगी तो हो सकता है आपको, अब जैसे इसके कुछ मेडिकेशंस होते हैं, जैसे स्टेरॉइड कई बार हमें देना पड़ता है मरीजों को, तो उससे शुगर बढ़ सकता है। कई पेशेंट स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो जो स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट है उससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। और अस्थमा का अटैक आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो हो सकता है हार्ट पे भी दिक्कत पड़े, और भी कई इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं अस्थमा की वजह से, तो बाकी चीजों पे दिक्कत पड़े। बट ऐसे आप पूछोगे कि सीधे सीधे कि अस्थमा कोई बीमारी को बढ़ाता है, तो ऐसा नहीं है। ओके, डॉक्टर स्वेताब का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर स्वेताब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, राजेंद्र जी, पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते सर। जी जी जी, राजेंद्र जी सवाल पूछिए सर अपना। सर, हमारा सवाल नहीं है कि हमको अचानक कभी छींक आता है तो गला फूस जाता है, समझ जाती है, बाहर जाता है। एक बार अगर आप दोहरा देंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक से सुन नहीं पाए आप, क्या कह रहे हैं? ठीक है।
कहने का मतलब यह है कि हमको कभी कभी अचानक जैसे छींक आया और उसमें गला फंस जाता है, ना नाक से सांस लिया जाता है, ना मुंह से सांस लिया जाता है। यही सकते हैं। जी डॉक्टर श्वेता, आप सुन पाए ने? नहीं मैम, मैं नहीं सुन पाया इनको। जी डॉक्टर आशीष। देखिए आपका जो छींक लेने के बाद आपको जो सांस अचानक से फूलती है, देखिए बहुत सी चीज़ें अस्थमा मिमिक भी बोलते हैं इसको। इसमें बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो अस्थमा जैसे प्रेसिपिटेट करती हैं। जैसे कि एक बड़ी अच्छी बीमारी है GERD है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। ऐसे CHF हो गया, पेरिकार्डिक बीमारियां हैं। ये सब बीमारी में हमको लगता है कि हमको अस्थमा जैसा हो रहा है। अगर आपको एकदम अचानक से छींक आई या हिचकी आई और आपका सांस फूलने लग गई, तो इसमें एक ब्रोंकोस्पास्टिक अस्थमा होता है कि आपका जो लंग है वो स्पास्म में चला गया। ऐसे एक बीमारी आती है जिसको हम एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा बोलते हैं, कि हम चलते हैं, रनिंग करते हैं, रनिंग करने के 5 मिनट के बाद हमको अस्थमा होने लग जाता है। तो अस्थमा के बहुत से वेरिएंट्स हैं। आपका भी जो केस है एक वेरिएंट जैसा है। ऐसे केस में PFT बहुत हेल्प करती है ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी के साथ। अगर आपको ऐसा है तो आप अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट या ENT वाले को जरूर से दिखाएं। वो आपके जो अस्थमा मिमिक्स हैं उनको असेस करेंगे, PFT करेंगे और उससे पता चलेगा क्या आपका लंग इन्वॉल्व है कि लंग इन्वॉल्व नहीं है, या एसिडिटी का कोई कंपोनेंट है कि नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और अभी मैं ऐड करना चाहूँगा, जब भी हम लोगों को कोई, जैसे किसी को TB हुई या कोई TB के बाद भी कुछ लोगों को 5 से 7% लोगों को अस्थमा या COPD की बीमारी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो लंग का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो फाइब्रोसिस है, जो एयरवे का इन्वॉल्वमेंट है, अल्वेलाइटिस है, उसके अंदर ये लोगों को, बहुत से लोगों को होता है। और इसका भी ट्रीटमेंट वैसा ही है जैसा ट्रीटमेंट हम लोग अस्थमा का करते हैं। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर श्वेता, आपको क्या लगता है अगर साल भर में देखें तो सबसे ज्यादा जो ट्रिगरिंग वक्त है अस्थमा के लिए, शायद ये जब पोल्यूशन अपने पीक पर है? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे जब भी सीजन में चेंज होता है, जब भी ऐसे मान लीजिए गर्मी से ठंड का मौसम आया या फिर दिवाली के आसपास का जो समय होता है जहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ जाता है, दिल्ली NCR में जनरली ये नवंबर दिसंबर में जब पराली चलाई जाती है आसपास से, उस समय जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है, डेफिनेटली उस समय अस्थमा के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी। तो ऐसे में आप अपने पेशेंट्स को क्या सजेशन देते हैं, इस टाइम पर किस तरह से अपना ख्याल रखें? मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है अस्थमा के पेशेंट्स में कि वो अपने ट्रीटमेंट से कंप्लाइंट रहे। जो भी अस्थमा का पेशेंट है, अगर वो ट्रीटमेंट से कंप्लाइंट रहता है तो जनरली सीरियस अस्थमा का एक्सेसिवेशन नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम जब बाहर उसी समय निकले जब आपको कोई जरूरी काम है, बिकॉज आपको पता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, उस समय अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, इंडोर्स रहना चाहिए। जी। दूसरा, उसके अलावा जो वैक्सीनेशन वाला पोर्शन है, जो भी लोग हैं, नॉट ओनली अस्थमा, जो भी क्रॉनिक लंग डिजीजेज है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, डायबिटिक है, एल्डरली पेशेंट्स हैं, सबको इन्फ्लुएंजा और निमोकोकल वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए ताकि वो सीरियस डिसऑर्डर से बच सके। ये उसी तरीके से जिस तरह कोविड में था, जी, जैसे हमने कोविड में वैक्सीनेशन लगवाया था, ऐसा नहीं है उसके बाद में लोगों को कोविड नहीं हुआ, लेकिन वो उतना खतरनाक नहीं कम हो हुआ। गई थी। राइट। जी, मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी कम हो गई थी। जी। तो वैसे ही वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और ट्रीटमेंट, कॉम्प्लायंस टू ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी है। जी, हमारे साथ एक कॉलर इस बीच जुड़ गए, यमुना नगर से हरि नारायण जी है। हरि नारायण जी, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए सर और फिर सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो जी, सवाल पूछिए सर। हाँ जी सर, जी, मैं हरिनारायण बोल रही हूँ यमुनानगर से। मेरे को अस्थमा की शिकायत है और ये 2 साल से है करीब करीब। अब डॉक्टरों के पास में जाता हूँ, कहते हैं आपके 85% जो है वो फेफड़े सही हैं। तो उन्होंने मेरे को पहले 10-15 दिन की तो मतलब दवाई दी थी, उसके बाद उन्होंने इनहेलर के लिए प्रिस्क्राइब किया था और मैं मतलब इनहेलर लेता हूँ। उसकी जरूरत मुझे कभी तीसरे दिन, कभी दूसरे दिन, कभी चौथे दिन ऐसे पड़ती है। और जब मैं सैर करने जाता हूँ तो उस समय मुझे सांस चढ़ता है, जी, यानी मेरा सांस फूलने लग जाता है। और ये तीसरे चौथे दिन, दूसरे दिन ऐसे होता है, डेली नहीं होता। जी, डॉक्टर प्रशांत आप, जी,
हेलो जी, सुन रहे हैं सर आपको। मुझे एक नजला जुकाम भी थोड़ा सा रहता है। जी डॉक्टर प्रशांत। जी, तो इनके सिम्टम्स जो ये बता रहे हैं कि इनको बीच में सांस की बीमारी हो रही है डिस्पाइट ट्रीटमेंट, इसका मतलब ये है कि हमें इनको एक बार फिर से इवेल्युएट करना चाहिए, इनका दोबारा से पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या एक्सरे वगैरह करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि ये बीमारी अनकंट्रोल्ड है या फिर कोई और फैक्टर है जिसकी वजह से ये कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम दवाई ले रहे होते हैं लेकिन बीमारी स्लोली बढ़ जाती है, तो हमें इनहेलर्स भी ऊपर नीचे करने पड़ सकते हैं। और या फिर कोई कोमोबिलिटी मतलब कोई और बीमारी आपको साथ में हो जो कि कंट्रोल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं हो रहा है। कई बार ये देखा गया है कि कुछ लोग इनहेलर या अपने जो रोटा कैप या कैप्सूल वाला जो डिवाइस होता है उसको ठीक से नहीं लेते, वो भी हमें चेक करना पड़ता है। ये तो डॉक्टर पीएचडी करेंगे और असेस करेंगे कि ये क्यों नहीं हो रहा, तो आपको एक बार दोबारा से अपने को जांच करानी चाहिए और इवेल्युएट करानी। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर अमिताभ, ये तो हम बात अभी कर रहे थे कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा पीक पर है, सो वैसे में वो लोग जो कि ऑलरेडी अस्थमा के पेशेंट हैं उन्हें अपना ख्याल किस तरह से रखना चाहिए। लेकिन क्या ये मुमकिन है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है तो जिन लोगों को अस्थमा नहीं भी है उन्हें भी ये डिजीज़ जो है, ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है? देखिए, अस्थमा इंडोर पॉल्यूशन से अस्थमा नहीं होता है, यूजुअली सीओपीडी का एक कॉज होता है इंडोर एयर पॉल्यूशन, ये सब जो होते हैं। अस्थमा जैसा हम बात कर रहे हैं कि एक ट्रिगर से होता है अक्सर, तो इंडोर पॉल्यूशन उसमें ट्रिगर फैक्टर का काम करता है, अस्थमा कॉज करने का काम नहीं करता है, वो एज अ ट्रिगर काम करता है। हाँ, पर अगर आप पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं आपके तो आपको सीओपीडी हो सकता है। तो अस्थमा का कॉज यूजुअली पॉल्यूशन नहीं होता, बट हाँ, अगर आपको जैसे जेनेटिक फैक्टर है, आपको जेनेटिक टेंडेंसी है और आप पॉल्यूशन के एक्सपोजर में आते हैं, तब आपको ये हो सकता है कि अस्थमा आपकी उजागर हो जाए, आपके सामने आ जाए, तो ये हो सकता है। बट हाँ, अगर आप कहो कि कोई फैक्टर नहीं है और सडनली पॉल्यूशन से आपको अस्थमा हो गया, तो वो थोड़ा सा अनलाइकली है। जी डॉक्टर आशीष, ऐसी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं अस्थमा की? अगर हम देखें, ऐसे होता है कि कई दफ़ा कुछ लोग कारखानों में काम करते हैं जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, वो भी अस्थमा के शिकार हो जाते हैं। कई दफ़ा किसी को कोई पॉलन से एलर्जी है, मतलब जनरली जब लोग आपके पास जाते हैं तो आप आइडेंटिफाई भी किस तरह से करते हैं कि आपको ये एलर्जी है और आपको इससे बचना चाहिए, या फिर सबको हर चीज़ से एलर्जी होती है, ये भी मुमकिन है? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि व्हाट इज ऑक्यूपेशनल अस्थमा। बहुत बार क्या होता है कि कोई किसी सॉल्वेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई किसी पेन की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो जो वो सब जो पेन के सॉल्वेंट्स हैं ये सब ट्रिगर कर सकते हैं आपके अस्थमा को। जैसा सर ने भी बोला कि ऑक्यूपेशनल अस्थमा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशनल सीओपीडी वर्ड कॉमन आता है। अगर इनफैक्ट जब भी आप अस्थमा का पेशेंट आपके पहली बार आपके क्लिनिक पे आता है तो आप सबसे पहले उसकी बहुत डिटेल हिस्ट्री लेते हैं कि इसको घर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बाहर जाके प्रॉब्लम होती है, एक्सरसाइज करने के बाद प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो डिटेल हिस्ट्री है वही हमको बताती है कि क्या उसके जो एक्साइटिंग फैक्टर्स हैं, जिस फैक्टर से वो प्रेसिपिटेट हो रहा है उसका अस्थमा, वो पता लगाए। अस्थमा एक जैसे जैसे जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हमको पता चलेगा, कुछ को कैट से होता है, कुछ को अपने कॉटन डस्ट से हो जाता है, तो जो ये ऐसी चीज़ें आप देखिए, जब भी अभी जब मार्च अप्रैल में जब फसलें कटेंगी तब लोगों का अस्थमा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि उधर से बहुत से जर्म्स वो सब आते हैं, पॉलन आते हैं। इनफैक्ट जब भी ठंडक, जब इस समय प्रॉब्लम होती है, इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम दिल्ली में क्या होता है, जब स्मॉग आता है, जब एयर का सर्कुलेशन कम हो जाता है, स्मॉग आने लग जाता है, तो जो वायरस या जो भी एलर्जन या जो भी नॉक्शियस गैसेस हैं ये यहीं के यहीं हम लोग के साथ रह जाते हैं और ये बार बार हम लोग को ट्रिगर करती हैं। ऐसे में भी अस्थमा या सीओपीडी की जो प्रॉब्लम्स हम लोगों की बढ़ जाती है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अब हम लोग सारे पेशेंट्स, जो भी हमारे पेशेंट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं, अगर आप पहले तो अपने एक्सपोजर को अवॉइड करो। जो भी पेरेंट्स, बड़े लोग जो भी सुबह मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस समय AQI सबसे ज़्यादा फोरहेड हिट कर रहा होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐसे भागने वाली जब भी शाम को या जाएँ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें AQI बहुत आता है, बच्चों को बहुत आता है। इंडोर एयर पॉल्यूशन भी आज बड़ा इंटाइटी आ रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत अर्बनाइजेशन हो रहा है दिल्ली NCR में, तो जो पॉल्यूशन, जो पॉल्यूटेंट वो कमरों के अंदर, घर के अंदर बंद जाते हैं। आप अपने घर को वेंटिलेट जरूर करें, दिन में 2 बार जरूर से खिड़की दरवाजे सारे खोलें, सो दैट वेंटिलेशन प्रॉपर हो। अगर आपके घर में कोई कार्डियक पेशेंट जो एस्थमेटिक है, या जो बच्चा जो बहुत सीवियर एस्थमा है, ऐसे केसेस में एयर प्योरीफायर भी ऐसे कुछ सबसेट में बहुत इफेक्टिव होता है।
आप जितना अपने को लिमिट करेंगे पोल्यूशन से उतने ही ज़्यादा अच्छे से बच पाएंगे। बाकी आपके इनहेलर्स, मेडिकेशंस, आपकी वैक्सीन ये आपको हर समय से प्रिवेंट करेंगे। डॉक्टर स्मिताभ, आप लोग इनहेलर्स के अलावा दवाइयां भी प्रिस्क्राइब करते हैं, किस तरह से मरीजों को ट्रीट करते हैं? मैम, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है अस्थमा का वो इनहेलर्स से ही है। इनहेलर्स में भी 2 तरह की थेरेपी होती है मैम। एक तो होता है जिसको हम रिलीवर थेरेपी कहते हैं, एक कहते हैं कंट्रोलर थेरेपी। आप अगर इनहेलर के अलावा पूछ रही हैं तो जनरली अगर हमें लगता है कि पेशेंट को साथ में कॉन्कमिनेंट कोई इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। अगर पेशेंट एक एक्सेसरबेशन में आ रहा है, जनरली वो पेशेंट जिन्होंने अस्थमा का ट्रीटमेंट के साथ कंप्लायंट नहीं है या किसी भी वजह से एक्सेसरबेशन है, इन केस में हमको उस केस में आईवी या टैबलेट फॉर्म में स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। जनरली वो शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड्स होता है 5 to 7 डेज के लिए। और उसके अलावा जो होते हैं, अगर कॉन्कमिनेंट एलर्जिक राइनाइटिस है पेशेंट को तो हमें उन्हें नेजल स्प्रेस देने पड़ते हैं जो एंटी एलर्जिक होते हैं। पर जनरली जो प्रीडोमिनेंट मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है और ब्रोंकोडायलेटर्स हैं जी। और जनरली लोगों के मन में ये मिथ रहता है कि हमें आप प्लीज हमें टैबलेट दे दीजिए, हम ये इनहेलर नहीं लेना चाहते हैं। शायद उनको लगता है इसकी आदत पड़ जाती है। तो यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि इनहेलर में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी वजह से उसकी आदत पड़ जाती है। वो चश्मे की तरह है, जैसे आप चश्मा पहनते हैं आपको दिखने लग जाता है, जैसे आप उतारेंगे आपको दिखना बंद हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो जी आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, आपको उसकी आदत नहीं पड़ी है। उसी तरह से इनहेलर ही है जो उसका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है जी। एंड टैबलेट्स और जो दूसरी दवाएं दी जाती है वो जनरली शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, एक्सेसरबेशन में दी जाती है जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं मैनपुरी से, रामवीर जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका सर। सवाल पूछिए अपना। रामवीर जी सवाल पूछिए अपना। जी मैम, मेरी मिसेज को प्रॉब्लम है मैम। जी मेरी मिसेज को प्रॉब्लम है। जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज हमें एकदम क्लियर मिल रही है, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी मैम, मेरी मिसेज को प्रॉब्लम है तो उन्हें धूल मिट्टी जी धूल मिट्टी। रामवीर जी टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कीजिए, तब आप आराम से बात कर पाएंगे, हम भी सुन पाएंगे। बताइए सर। रामवीर जी आवाज सुन पा रहे हैं? रामवीर जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए आप फिर से प्रयास कर सकते हैं, शायद हमारा संपर्क टूट गया है। तो डॉक्टर अमिताभ बाका का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अमिताभ, अब इस मौसम में आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को, किस तरह से बदलाव करें अपनी दिनचर्या में, कैसे जितना हो सके पोल्यूशन से खुद को दूर रखें ताकि अगर आप एस्थमेटिक हैं तो ट्रिगर ना होने पाए वो? देखिए, एक चीज इंडोर एयर आउटडोर एयर पोल्यूशन हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। तो देखिए, हाँ, इसमें लेजिस्लेशन है, सरकार का रूल है, ये सब है। तो हम कितना भी कुछ कर ले आउटडोर एयर पोल्यूशन को तो बहुत ज्यादा हम लोग कम नहीं कर सकते। जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं कि भाई ये कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें और गाड़ियां कम चलाएं और वगैरह वगैरह। पर देखिए, अगर आप बात करो कि एक एस्थमेटिक पेशेंट को कैसे बचाव करना है, तो पहले तो उसको अपने दवाइयों से, जैसा डॉक्टर साहब लोग ने पहले भी बोला है कि अपनी दवाई को हमेशा लेने रहना है। दवाई में जैसा मेन हमेशा बोला जा रहा है कि इनहेलर मेन दवाई है, तो इनहेलर को बंद नहीं करना है, कम नहीं करना है बिना डॉक्टर के सलाह के। और अपनी बचाव के लिए वैक्सीनेशन है। दूसरा, अगर आपको निकलना ही पड़ रहा है कि हमको पॉल्यूशन में निकलना ही हमारे पास मजबूरी है, तो आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। N95 मास्क है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पॉल्यूशन से बचाता है। अगर आप गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो यूजुअली कोशिश कीजिए कि शीशा ना गिराएं, आपका शीशा उठा के चलें। बाइक पे चलते हैं तो मास्क और हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और यही सब चीज़ों का हम लोग कर सकते हैं जैसे एस्थमेटिक पेशेंट्स में, जिससे उनको अटैक ना आए। और अगर मान लीजिए फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाए, ताकि वो अभी इनिशियल स्टेज पे ही उसका ट्रीटमेंट या जो भी उसको दवाई एक्स्ट्रा देनी है वो दे के उसको कंट्रोल कर दे, उसको बढ़ने ना।
जी रामवीर जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं। टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए सर। जी 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 मैं फिर डिस्कनेक्ट होगी कॉल पहले। जी जी सवाल पूछिए। मैम मेरी मिसेज को प्रॉब्लम है, उन्हें धूल मिट्टी दूध। जी धूल मिट्टी से उन्हें समस्या है। धूल मिट्टी दूध और सर्दियों में सांस फूलती है और खांसी आती है। जी डॉक्टर प्रशांत आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए इनको टिपिकली जो ट्रिगर होता है, जैसे कि हम बता रहे हैं कि एस्थमा जो होता है वो किसी न किसी ट्रिगर से होता है। तो इनकी मिसेज के केस में ट्रिगर जो है वो कोल्ड एयर है और धूल मिट्टी है। तो सबसे पहले तो हमें इनको ये समझना चाहिए कि इससे हमें बचाव करना होगा। जब भी टेम्परेचर चेंज होता है या धूल मिट्टी के संपर्क में होते हैं तो अवॉइड करें ऐसे एनवायरमेंट को। और अगर आपके आसपास धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है तो आपको देखना पड़ेगा कि उससे क्लीन रखें एनवायरमेंट। अगर आपको बाहर जाना भी पड़ रहा है धूल मिट्टी में तो यू कैन वियर अ मास्क। नंबर 2 ये है कि जब भी ये कोल्ड से होगा तो इसका मतलब इनको सीजनल फ्लेयरअप्स हो रहे हैं, मतलब सीजन में जब भी चेंज होगा इनको दिक्कत होगी। तो ऐसे समय में ये डॉक्टर से पहले से ही कंसल्ट करके रखें। और इनको हम लोग इनहेलर्स या फिर दवाइयाँ ऐसी देते हैं जो कि जब भी सीजन चेंज हो रहा हो या एक्सपोजर इनको होने वाला हो तो ये वो दवाइयाँ ले सकते हैं, जिससे कि इसका प्रिवेंशन हो सकता है। और इनको अगर अटैक पड़ता है तो ये वो इनहेलर लेके आराम पा सकते हैं। जी बट डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स में कभी कभी ये होता है कि आगे चल के ये परमानेंट एस्थमा में डेवलप हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को रेगुलरली फॉलोअप पे रहना चाहिए, इनके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होना चाहिए, इवेल्युएशन होना चाहिए और वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है ऐसे पेशेंट्स। जी हम उम्मीद करते हैं सर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर आशीष जैसे कि हम लगातार बात करें ठंड में बहुत ट्रिगर करता है, बरसात के मौसम में ट्रिगर करता है, तो क्या एयर कंडीशन से भी प्रॉब्लम हो सकती है? एयर कंडीशन कहने का मतलब पोल्यूशन से यू आर टॉकिंग अबाउट? नहीं एयर कंडीशन मतलब ठंड से, अगर आप रात में बहुत ज्यादा ठंडा करके रूम सो रहे हैं। जो एयर कंडीशनर से देखिए, एयर कंडीशनर में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बहुत लोगों को कोल्ड इंड्यूस मतलब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। बहुत ज़्यादा ठंडक हवा जाने से जो अपना ब्रोंकस है वो दब सकता है, अस्थमा जैसी कंडीशन मैनिफेस्ट हो सकती है। ये भी एक तरीके से अस्थमा वेरिएंट इसको बोलते हैं। जैसे हम लोग कुछ लोग एक्सरसाइज दौड़ते हैं उसके कारण ठंडक हो जाती है, इसके कारण भी वैसे कंस्ट्रिक्शन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो एयर कंडीशनर है जब ज़रूरत नहीं है तब भी आप एयर कंडीशनर करते हैं, उससे ह्यूमिडिटी बढ़ती है। जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो जो फंगस मोल्ड्स इनका ग्रोथ बढ़ना ज़्यादा चालू होता है और बहुत से लोग इससे भी एलर्जन हो सकते हैं। तो डेफिनेटली इन 2 तरीकों से एयर कंडीशनर आपके अस्थमा को बढ़ा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हर अपने जो पेशेंट्स और आपके माध्यम से सभी को बोलना चाहूँगा, इनहेलर ही सही है। हम लोगों को लगता है इनहेलर की आदत पड़ जाएगी, इनहेलर की कभी आदत नहीं पड़ती। ये इनहेलर कभी भी ब्रेन में जाके न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन नहीं करता। ये ड्रग्स नहीं, ये अल्कोहल नहीं, ये स्मोकिंग नहीं है। इनहेलर की कभी आदत नहीं पड़ती और इनहेलर ही जो सबसे बढ़िया सोफिस्टिकेटेड और इफेक्टिव ट्रीटमेंट ब्रोंकियल अस्थमा के लिए है। क्योंकि इसके 2 कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो इनहेलर लेते हैं हम लोग वो सीधे हमारे लंग्स में जाता है। हम जो दवाएं खाते हैं जो लोग, क्योंकि सभी पेशेंट आपके बोलते हैं मैं दवाई लिख दीजिए, इनहेलर की आदत पड़ जाएगी। तो जो दवाएं हम खाते हैं वो माइक्रोग्राम में खाते, मिलीग्राम में खाते हैं। जो इनहेलर्स होते हैं वो माइक्रोग्राम में होते हैं। 1/6वां भाग का जो दवाएं फेफड़ों में जारी होती हैं, जो कि एकदम नाक के बराबर होती है, जिसका कोई सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इससे ये दवाई किसी और बॉडी के ऑर्गन पार्ट को डैमेज नहीं करती। इसीलिए इनहेलर ही सही है, क्योंकि ये डायरेक्ट काम कर रहा है और बहुत मिनिमल डोज में ये काम कर रहा है। इनहेलर ही मैनकाइंड के लिए सबसे सेफ कोई भी मेडिसिन बनी है तो इनहेलर्स ही है। पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी स्टडी है तो देखा गया 60 से 70% लोग अपने प्रॉपर इनहेलर्स या रोटा कैप नहीं ले पाते। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डेक्सिटी की प्रॉब्लम है, आप बहुत वीक है या आप अपना इनहेलर प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इसको होम नेबुलाइजेशन में भी अपने को स्विच कर सकते हैं, वो भी किया जा सकता है। और अगर आप हर बार जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ पे जरूर से असिस्टेंट होंगे, आप उनसे ज़रूर बात करें कि इफेक्टिव तरीका क्या है एक अपना रोटा कैप्स या इनहेलर लेने का। क्योंकि 60 से 70% लोगों को इंडिया में इनहेलर लेने की सही पद्धति नहीं आती है, इसीलिए उनको उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है, इसीलिए उनको लगता है कि इनहेलर काम नहीं कर रहा है, हमें मेडिसिन दे। तो आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा इनहेलर ही सही है। कहीं गड़बड़ी है तो अपने फिजिशियन से बात कीजिए कि वो इनहेलर काम क्यों नहीं कर रहा है।
इनहेलर जो भी हम शॉट लेते हैं वो 12 घंटे से 24 घंटे तक रहता है। अगर आप 2-3 दिन बाद अपना इनहेलर ले रहे हैं, इसका मतलब आप सही से इनहेलर नहीं ले रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है, आप या तो रेगुलर इनहेलर लीजिए या इनहेलर की डोजेस को कम कीजिए। इस तरीके से 2 दिन में 3 दिन लेने से इनहेलर में कभी कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय हमारे दर्शकों को देने के लिए, अस्थमा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। जाहिर तौर पर पोल्यूशन इस वक्त चरम पर है, तो ऐसे में तमाम वो एस्थमेटिक लोग जिन्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है, ये राय उनके लिए बहुत ही कीमती होगी। फिलहाल आज के शो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई समस्या के साथ, निश्चित तौर पर समाधान भी लाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।